डेविल प्रोफेसर की मासूम स्टूडेंट भाग तेरा। माहिराज ने अपनी आंखें बंद करते हुए धीमी आवाज में कहा, अब तो सुकून ही सुकून है। माहिराज के लहजे में घुली वो अजीब सी शांति पीहू को सुकून देने के बजाय और बेचैन कर गई। सुकून ही सुकून है, पीहू ने मन ही मन उन्हीं शब्दों को दोहराया। माहिराज ने ये शब्द जिस अंदाज में कहे थे, उनमें एक गहरा एहसास छिपा हुआ था जिसे पीहू चाह कर भी समझ नहीं पा रही थी। उसकी नजर एक बार फिर माहिराज की गर्दन की ओर चली गई, जहाँ बाम की हल्की चमक अब भी कमरे की मध्यम रोशनी में साफ दिखाई दे रही थी। पीहू धीरे से बिस्तर के बिल्कुल किनारे पर बैठ गई और खुद को बाहिरा से काफी दूर रखते हुए बोली, आप अब सो क्यों नहीं जाते? आंखें बंद कर लीजिए, शायद नींद आ जाए। माहिराज ने अपनी आंखें नहीं खोली, उन्होंने बस एक लंबी और गहरी सांस ली और धीमे से कहा, जब तुम यहाँ हो तो मैं कैसे चैन से सो पाऊंगा? माहिराज की बात पीहू के सिर के ऊपर से निकल गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आंखें बंद होने के बावजूद माहिराज के होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान बनी हुई थी। पीहू उन्हें उलझन भरी नजरों से देखती रही। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, क्या मतलब है? मेरे यहाँ होने की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है? माहिराज ने धीरे से अपनी आंखें खोली और गर्दन हिलाए बिना तिरछी नजरों से पीहू को देखने लगे। पीहू तुरंत संभलते हुए बोली, अगर आपको मेरे यहाँ होने से नींद नहीं आ रही है तो मैं वापस मीरा के कमरे में चली जाती हूँ। इतना कहकर वो बिस्तर से उतरने लगी। उसके चेहरे पर एक पल के लिए चमक भी आ गई, जैसे उसे वहां से निकलने का बहाना मिल गया हो। लेकिन तभी महाराज की कड़कती आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, खबरदार! जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। उनकी आवाज में वही पुरानी कड़क और अधिकार था जिसने पीहू के कदमों को वहीं जमीन में पर कील की तरह गाड़ दिया था। पीहू का हाथ बिस्तर की चादर पर ही ठिठक कर रह गया था और वो आधी उतरी हुई अवस्था में जमकर रह गई। महाराज ने पूरी तरह अपनी आंखें खोलते हुए कहा, वहीं बैठी रहो। पीहू ने डरते डरते पलटकर उनकी ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, पर आपने ही तो कहा कि मेरे होने से आप सो नहीं पा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी तबीयत और बिगड़े। माहिरा ने एक गहरी और भारी सांस ली, फिर वो धीरे धीरे उठकर बैठ गए। अगले ही पल वो थोड़ा खिसक कर पीहू के इतने करीब आ गए कि पीहू को उनकी सांसों की गर्माहट अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। इससे पहले कि पीहू कुछ समझ पाती, माहिराज ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस बिस्तर के बीच की ओर खींच लिया। पीहू का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। माहिराज ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मैंने ये कहा था कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर माहिराज ने धीमी लेकिन बेहद गंभीर आवाज में कहा, मेरे जागने की वजह तुम हो और मेरे सुकून की वजह भी तुम हो। पीहू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ये आदमी कभी समझ ही नहीं आता था। हर बार माहिराज ऐसी बातें कह देते थे कि पीहू चाह कर भी उनके शब्दों का कोई मतलब नहीं निकाल पाती थी। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर माहिराज उससे इस तरह ही बात क्यों करते हैं। पीहू ने नजरें दूसरी ओर घुमाई और धीमी आवाज में बोली, आप आप मुझे उलझा देते हैं। ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? माहिराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने बिना नजरें हटाए कहा, क्या तुम्हें याद नहीं? मैंने तुम्हें बताया तो था, पसंद हो तुम मुझे। माहिराज के ये शब्द सुनते ही जैसे कमरे की बची खुची हवा भी थम गई थी। पीहू का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने झटके से अपनी गर्दन घुमाई और माहिराज की आंखों में देखने लगी, जैसे वो उनकी आंखों में मजाक या झूठ का कोई निशान ढूंढ रही हो। लेकिन महाराज के चेहरे पर मजाक की जरा भी झलक नहीं थी। उनकी आंखों में ऐसी सच्चाई और शिद्दत थी जिसने पीहू के भीतर मौजूद सारे तर्कों को पल भर में कमजोर कर दिया था। पसंद? पीहू की आवाज उसकी हलक में ही अटक गई। उसने मुश्किल से खुद को संभाला और बोली, लेकिन आपने तो मुझसे जबरदस्ती शादी की थी। अगर मैं आपको सच में पसंद थी तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? महाराज कुछ पल तक चुपचाप पीहू को देखते रहे। उनकी आंखों की गहराई अचानक बदल गई। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, जबरदस्ती? हाँ, शायद तुम्हें हमेशा यही लगा, लेकिन उस वक्त मेरे पास तुम्हें खोने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पीहू ने हैरानी से उनकी ओर देखा। माहिराज की बात सुनकर उसके मन में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण माहिराज को उसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी थी? शादी से पहले प्यार से तुम मुझे मानती क्या? माहिराज की बात सुनकर पीहू उलझन में पड़ गई। वो कुछ पल तक उन्हें हैरानी से देखती रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई इंसान अपनी भावनाओं को इस तरह इतनी बेझिझक कैसे कह सकता है। क्या माहिराज को जरा भी झिझक महसूस नहीं होती? आखिर वो इतनी आसानी से ऐसी बातें कैसे बोल देते थे? वो भी बिना एक पल सोचे। पीहू ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और माहिराज की ओर पीठ करते हुए उनकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने धीमी आवाज में कहा, बहुत रात हो गई है। इतना कहकर उसने चादर अपने सर तक खींच ली और बिस्तर के किनारे सिकुड़ कर लेट गई। लेकिन चादर के अंदर छिप जाने के बावजूद पीहू का दिल पहले की तरह ही तेज रफ्तार से धड़क रहा था। उसे अपनी कनपट्टी पर खून का तेज बहाव महसूस हो रहा था। माहिराज की कही हुई बात उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी, पसंद हो तुम मुझे, तभी तो जबरदस्ती शादी की। पीहू के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। ये कैसा तर्क था, कैसा प्यार था जिसमें किसी को पसंद करने के नाम पर उसकी आजादी ही छीन ली जाए? कमरे के बाहर पसरा सन्नाटा अब उसे और भी बेचैन करने लगा था। तभी उसे महसूस हुआ कि बिस्तर का वह हिस्सा थोड़ा हिला,
जहां माहिराज लेटे हुए थे। माहिराज ने एक गहरी सांस ली, जिसकी आवाज उस खामोश कमरे में साफ सुनाई दी। फिर उनकी धीमी आवाज चादर के पार पीहू के कानों तक पहुंची। चादर के अंदर छिप जाने से ये सच नहीं बदल जाएगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उनकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक अजीब सी कशिश थी। पीहू ने चादर को और कसकर अपने चारों ओर लपेट लिया। वो खुद को इस विशाल बिस्तर के एक छोटे से कोने में सिमटा हुआ महसूस कर रही थी। उसे डर था कि अगर उसने महाराज को कोई जवाब दिया तो वो फिर से ऐसी कोई बात कह देंगे जिसे संभाल पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। महाराज की बातों का असर इतना गहरा था कि चादर के भीतर उसे अपनी धड़कनों की आवाज किसी शोर की तरह सुनाई दे रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एहसास जताने लगी जैसे वो सचमुच सो चुकी हो। लेकिन उसकी थकान और मानसिक उलझन इतनी ज्यादा थी कि डर और बेचैनी के बावजूद उसकी पलकें धीरे धीरे भारी होने लगी। महाराज की मौजूदगी, उनकी अजीबोगरीब बातें और कमरे में पसरा भारी सन्नाटा, सब कुछ धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। चादर को कसकर पकड़े हुए पीहू कब गहरी नींद की आगोश में चली गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। कुछ देर तक आंखें बंद किए बड़े महाराज ने पीहू की सांसों के बदले लय को महसूस किया। वो समझ गए कि पीहू आखिरकार सो चुकी है। उन्होंने बहुत धीरे से अपनी आंखें खोली। कमरे की हल्की पीली रोशनी में उनकी नजर पीहू पर पड़ी। वो अभी बिस्तर के बिल्कुल किनारे पर सिकुड़कर सो रही थी। महाराज ने उसे कुछ पल तक चुपचाप देखा और फिर एक गहरी सांस ली। वो बेहद सावधानी से अपनी जगह से उठे और बिना कोई आवाज किए पीहू के करीब आ गए। झुककर उन्होंने देखा कि नींद में भी पीहू के माथे पर हल्की सी सिकत थी, जैसे वो सपनों में भी किसी गहरी कसमकस से जूझ रही हो। महाराज ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर आई एक आवारा लट को बेहद कोमलता से हटाया। उनका स्पर्श इतना हल्का था कि पीहू की नींद में जरा भी खलल नहीं पड़ा। महाराज कुछ देर तक उसे उसी तरह निहारते रहे। उस वक्त उनके चेहरे पर वो कठोरता नहीं थी जिससे पीहू अक्सर डर जाती थी। उनकी आंखों में सिर्फ प्यार, पछतावा और एक अनकहा दर्द था। उन्होंने धीरे से झुककर पीहू के सिर पर अपने होंठ रखे और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, सॉरी मेरा बच्चा। उन 3 शब्दों में इतना दर्द और पछतावा था जो महाराज के कठोर व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग था। ये सिर्फ माफी मांगने के शब्द नहीं थे, बल्कि उन तमाम ज्यादतियों का पछतावा था जो उन्होंने पीहू के साथ की थी। महाराज की बहुत सावधानी से पीहू की चारों ओर चादर की और अच्छी तरह लपेट दिया ताकि रात की ठंड उसे परेशान न करे। वो कुछ पल वहीं खड़े होकर उसे देखते रहे। उनके दिल में एक सच्चाई साफ थी, पीहू उनसे नफरत करती थी और शायद उसकी नफरत की वजह भी वही थी। महाराज ने धीमे से नजरें झुका ली। वो जानते थे कि पीहू को अपने करीब लाने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना था उसमें उसके दिल में उनके लिए प्यार नहीं बल्कि डर और नफरत भर दी थी। और शायद पीहू की ये नफरत जायज भी थी। सूरज की पहली किरणें जब कमरे की भारी पर्दों को चीरती हुई अंदर आई तो पीहू की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसे अपनी गर्दन और कंधों में अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। जैसे उसने हिलने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि उसका सिर किसी बेहद सख्त लेकिन गर्म चीज पर टिका हुआ है। पीहू ने कुछ पल तक पलकें झपकाई और जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी उसके होश उड़ गए। वो माहिराज के चौड़े सीने पर सिर रखकर सो रही थी और माहिराज का एक हाथ उसके सिर के नीचे था। पीहू का दिल एक पल के लिए जैसे ही धड़कना ही भूल गया। रात की धुंधली यादें एक एक करके उसके दिमाग में लौटने लगी। माहिराज का दर्द, उसे पानी पिलाना और फिर उनका वो डरावना लेकिन कहीं न कहीं सच लगने वाला इकरार, पसंद हो तो मुझे। पीहू ने घबराकर बहुत सावधानी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो हिली, नींद में ही महाराज की भवें तन गई, जैसे उन्हें पीहू का दूर जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया हो। ये देखकर पीहू कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और धीरे से महाराज से दूर हो गई। जैसे ही पीहू ने खुद को उनकी बाहों से अलग किया, उसे महसूस हुआ कि उसका दिल सीने से बाहर आने को बेताब है। वो झटके से बिस्तर के दूसरे किनारे पर जा खड़ी हुई और अपने बिखरे बालों को संभालने लगी। माहिराज अभी पूरी तरह गहरी नींद में थे। पीहू ने कांपते हाथों से अपने बाल समेटे और जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया। कमरे की खामोशी में उसे अपने ही धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो बार बार सोए हुए महाराज की ओर देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं वो अचानक जाग ना जाए। सूरज की रोशनी अब कमरे में पूरी तरह फैल चुकी थी और उसकी रोशनी में महाराज का चेहरा साफ नजर आ रहा था। नींद में उनके माथे की वो हमेशा रहने वाली सिकन गायब थी और वो किसी जिद्दी बच्चे की तरह बिल्कुल शांत लग रहे थे। पीहू को रात की एक एक बात फिर याद आने लगी, खासकर महाराज का वो बेबाक इकरार, पसंद हो तुम मुझे। वो आवाज अब भी उसकी कानों में गूंज रही थी। पीहू ने मुंह बनाते हुए बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाया, कुछ भी बोलते हैं। फिर वो दबे पाँव वॉशरूम की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद हवेली के डाइनिंग टेबल पर घर के सभी लोग मौजूद थे। पीहू मीरा के साथ नीचे आई और आते ही उसने बुआ दादी, दादी और दादाजी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं वसुधा जी ने पीहू को देखते ही हमेशा की तरह मुंह बना लिया। पीहू ने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद माहिराज भी वहां आ गया। वो हमेशा की तरह बिना किसी से ज्यादा बात किए चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। माहौल सामान्य ही था कि अचानक बुआ दादी ने माहिराज को आवाज दी, माहिराज। उनकी आवाज सुनते ही महाराज ने उनकी ओर देखा। अनकहे चेहरे पर हमेशा की तरह कोई खास भाव नहीं था। बुआ दादी ने गंभीर स्वर में कहा, हम सोच रहे थे कि तुम और पीहू दोनों कुल देवी के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद ले आओ।
उनकी बात सुनते ही डाइनिंग टेबल पर अचानक भारी सन्नाटा छा गया। पीयू के हाथ में पकड़ा चम्मच प्लेट से टकरा कर रुक गया। उसने धीरे से नजरें उठाई। कुलदेवी का मंदिर उसके लिए ये सिर्फ एक साधारण रस्म नहीं थी। इस हवेली की परंपराओं में शादी के बाद कुलदेवी के मंदिर जाना नई जिंदगी और नए रिश्तों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता था। माहिराज ने धीमे से पूछा, कुलदेवी का मंदिर? उनकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। अभी इसकी क्या जरूरत है? बुआ दादी ने तुरंत जवाब दिया। जरूरत है तभी तो हम कह रहे हैं, हमारी बात को टालो मत। ये शादीशुदा जोड़ों की रस्म है। देवी माँ के सामने जाकर उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। आज दोपहर जैसे ही तुम्हारी और पीयू की छुट्टी हो, दोनों वहां से निकल जाना। रात तक आराम से घर भी लौट आओगे। माहिराज कुछ पल चुप रहे। उन्होंने एक नजर पीहू की तरफ डाली, जो पहले से इस बात को सुनकर परेशान दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने बिल्कुल ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, हम दोपहर को निकल जाएंगे। माहिराज का इतना कहना था कि पीहू का दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया था कि अब उसे माहिराज के साथ अकेले कुलदेवी के मंदिर जाना होगा, और ना जाने के इस बात ने उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट पैदा कर दी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस सफर में सिर्फ कुलदेवी का आशीर्वाद उसका इंतजार कर रहा था, या फिर महाराज के अतीत का कोई ऐसा राज जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। पीहू का दिल ये सुनकर जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक पिछली रात की वो बात याद आ गई, जब तुम यहाँ हो तो मैं कैसे चैन से सो पाऊंगा। यही सोचकर उसके मन में डर बैठ गया था कि अगर वो और महाराज इस सुनसान सफर पर अकेले गए तो ना जाने, कह नहीं सकते महाराज उससे और क्या क्या कहेंगे, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कह नहीं सकती थी और ना ही इस फैसले को बदल सकती थी। आखिरकार नाश्ता खत्म करने के बाद पीहू मीरा के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। सुबह करीब 11 बजे इस ग्लोबल इंडस्ट्रीज में अनुभव अपने कैबिन की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसे वो बार बार अपनी उंगलियों से थपथपा रहा था। तभी कैबिन का दरवाजा अचानक धड़ाम से खुला और आन्या तेजी से अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में साफ साफ सवाल थे। उसने बिना किसी भूमिका के अनुभव की डेस्क पर एक छोटा सा लिफाफा रखते हुए पूछा, ये सब क्या है? अनुभव ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। आन्या ने फिर सवाल किया, मतलब ऐसे अचानक? कल तक मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय थी और आज आपने मुझे कंपनी का पार्टनर बना दिया। आपने ऐसा क्यों किया है? अनुभव ने धीरे धीरे अपनी कुर्सी घुमाई। उसकी आंखों में वही गहरी खामोशी थी जिसे समझ पाना आन्या के लिए हमेशा मुश्किल रहा था। उसने पहले डेस्क पर रखे लिफाफे को देखा और फिर अपनी नजरें वानिया की चेहरे पर टिकाई। पार्टनरशिप तुम्हें पसंद नहीं आई? अनुभव की आवाज में अजीब सा ठहराव था। आन्या कुछ कह पाती उससे पहले ही अनुभव ने कहा, कल तक तुम इस कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय थी और आज तुम इसकी बराबर की हकदार हो। इसे तरक्की समझो। आन्या, इस पर सवाल नहीं, जश्न मनाना चाहिए। आन्या फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अनुभव, आपने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? उसके सवाल में सिर्फ हैरानी नहीं बल्कि एक गहरा संदेश भी था। अनुभव ने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठकर उसके पास आया। उसने बेहद सहजता से अपना हाथ आन्या के सिर पर रखा और धीमी आवाज में कहा, पहले शांत हो जाओ। फिर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? आन्या ने कुछ पल तक उसे देखा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। अनुभव ने कहा, बस मुझे यही चाहिए, कोई सवाल जवाब नहीं, सिर्फ मुझ पर भरोसा करो। उसके हाथ का वो हल्का सा स्पर्श और आंखों में बसी अटूट गंभीरता आन्या के भीतर उठ रहे तमाम सवालों को जैसे शांत करने लगी। उसने गहरी सांस ली और कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर धीमी आवाज में बोली, ठीक है अनुभव, मुझे तुम पर भरोसा है। उधर कॉलेज की लाइब्रेरी के एक शांत कोने में पीहू और मीरा आमने सामने बैठी थी। पीहू के सामने किताबें खोली हुई थी लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। उसका दिमाग बार बार उसी रात की घटनाओं में उलझ जा रहा था। वो रह रहकर अपनी गर्दन को छू रही थी जहां उसे अभी महराज की उंगलियों के स्पर्श का एहसास महसूस हो रहा था। मीरा पिछले करीब आधे घंटे से उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार उसने झुठलाकर पीहू की केवनी में हल्की से टक्कर मारी और बोली, पीहू तू सुन भी रही है? मैं आधे घंटे से मॉडर्न इकोनॉमिक्स समझा रही हूँ और तू किसी दूसरी दुनिया में घूम रही है। पीहू चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। सॉरी मीरा, बस थोड़ा सिर भारी है। उसने बात टालने की कोशिश की। मीरा ने तुरंत शरारती अंदाज में आंखें सिकोड़ते हुए कहा, सिर भारी है या दिल? पीहू ने उसे घूर कर देखा। तू ना फालतू बातें करना बंद कर, उसने नजरें इधर उधर करते हुए कहा। मीरा अपनी कुर्सी पीहू की और करीब खिसकाकर आंखों में चमक लिए फुसफुसाई, अरे फालतू की बातें नहीं कर रही हूँ यार, मैं तो बस। तभी अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, हे मीरा, पीहू, यार क्या तुम दोनों मेरी एक हेल्प कर दोगी? दोनों ने चौंक कर पीछे देखा। सामने वानिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और हाथों में नोट्स का एक बंडल था। ओ सॉरी यार, तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, वानिया ने मासूमियत से कहा और नोट्स का डंपर मेज पर रखते हुए फिर बोली, पीहू, मीरा क्या तुम मेरी एक हेल्प कर दोगी? मीरा ने भवें उठाए और पूछा, अब क्या हुआ?
वान्या ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, ये नोट्स महाराज सर को देने हैं। उन्होंने ही मंगवाए थे, लेकिन मैं अकेले उनके पास नहीं जा सकती। मीरा ने हैरानी से पूछा, क्यों? वान्या ने तुरंत अपने सीने पर हाथ रखा और नाट के अंदाज में बोली, क्योंकि मैं उनके सामने गई ना तो मेरा दिल मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। मीरा हंसी रोकने लगी, जबकि पीयू ने चुपचाप वान्या की तरफ देखा। वान्या ने दोनों के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज यार, तुम दोनों में से कोई एक मेरे साथ चल जाओ या फिर तुम दोनों ही चलो। बस ये नोट्स माहिराज सर तक पहुंचा दो। उसने इतना मासूम सा चेहरा बनाया कि मीरा उसे मना नहीं कर पाई, लेकिन पीयू के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। माहिराज का नाम सुनते ही उसके दिमाग में पिछली रात की सारी बातें फिर से घूमने लगी थी, और अब उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद माहिराज के सामने उसका सामना किस तरह होने वाला था। पीहू का दिल एक पल के लिए जैसे थम गया। तभी मीरा ने तुरंत कहा, अरे तू इतना क्यों सोच रही है? हम हेल्प करने के लिए ही तो बैठे हैं पीहू, और मैं चली जाएंगे। पीहू ने तुरंत मीरा को आंखें दिखाकर चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मीरा तो जैसे आज पूरा मजा लेने की मूड में थी। उसने नोट्स का बंडल उठाया और मुस्कुराते बोली, चल पीहू, वानिया का काम कर देते हैं। इतना कहकर उसने पीहू का हाथ पकड़ा और उसे लाइब्रेरी से बाहर खींच ली गई। दोनों कॉरिडोर में पहुंची तो पीहू ने झुंझलाकर मीरा की तरफ देखा और बोली, मीरा ये सब क्या है? और जरूरत ही क्या थी हाँ बोलने की? और हाँ, हाँ बोल ही दिया तो मुझे अपने साथ क्यों लेकर जा रही हो? मीरा शरारती अंदाज में उसकी तरफ देखी और बोली, ताकि तेरा टाका भिड़ा सकूं। पीहू ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या? मीरा जोर से हंस पड़ी, अरे यार तू चल ना, मुझे भी वहां कुछ काम था, तू बस मेरे साथ चल, नोट्स दे और वापस आ जा, बाकी मैं संभाल लूंगी। इतना कहकर मीरा ने फिर पीहू का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींचती हुई आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद दोनों महाराज की कैबिन के बाहर खड़ी थी। पीहू जैसे दरवाजे के सामने पहुंचे, उसके कदम अचानक रुक गए। कैबिन के अंदर से किसी लड़की की बात करने की आवाज आ रही थी। भारी लकड़ी के दरवाजे के पीछे से आती वो मखमली और आत्मविश्वास से भरी आवाज पूरे गलियारे के सन्नाटे को चीर रही थी। पीहू ने तुरंत मीरा का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाकर बोली, मीरा अंदर कोई है? मीरा ने बिना वक्त गवाए दरवाजे पर दस्तक दे दी। अंदर से माहिराज की आवाज है, अंदर आओ। दोनों ने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर दाखिल हुई, पीहू की नजरें सीधे उस लड़की पर जाकर टिक गई जो माहिराज की मेज के पास बेहद बेबाक अंदाज में खड़ी थी। वो कोई और नहीं बल्कि अवंतिका थी। महाराज अपनी रिवलिंग चेयर पर बैठे हुए थे। पीहू को देखते ही उनकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी हलचल हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने भाव छिपा लिए। फिर उन्होंने मीरा की ओर देखते हुए सख्त आवाज में पूछा, मीरा तुम यहाँ इस वक्त? मीरा अभी जवाब देने ही वाली थी कि अवंतिका तेजी से उसके पास आई और उसे साइड हक करते बोली, हे मीरा, कैसी हो तुम यार? कितनी बड़ी हो गई हो? महाराज की नजरें अब भी पीहू पर टिकी थी, लेकिन अवंतिका ने मीरा को बाहों में भरकर कमरे का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। मीरा ने हल्की झिझक के साथ पूछा, अवंतिका दी आप यहाँ? अवंतिका मुस्कुराई और बोली, हाँ, अब तो मेरा यहाँ आना जाना चलता रहेगा। मेरा ट्रांसफर इसी कॉलेज में हो गया है। मीरा के चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। ओहो, वाओ! उसने चहकते हुए कहा। हालांकि उसकी आंखों में अभी थोड़ी हैरानी थी। अवंतिका ने मीरा को अपनी बाहों से अलग किया और मुस्कुराने लगी। मीरा ने अपनी आदत के मुताबिक उत्सुकता से पूछा, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हो और क्या आप हमें भी पढ़ाएंगी? तभी माहिराज की भारी आवाज ने मीरा की बात बीच में ही रोक दी। मीरा, माहिराज की वो गहरी और गूंजती आवाज सुनते ही मीरा के सारे उत्साह पर जैसे बर्फ पड़ गई। वो सकपकाकर अपनी गर्दन झुका गई। माहिराज ने बेहद सपाट लहजे में कहा, नोट्स यहाँ रखो और जाओ। अवंतिका ने माहौल को हल्का करने के लिए मखमली सी हंसी हंसते हुए कहा, अरे इसे डराओ मत, बेचारी बच्ची बस पूछ ही तो रही है। मीरा ने बिना कुछ कहे तुरंत नोट्स महाराज की टेबल पर रखे और पीहू को हल्का सा इशारा करते हुए अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा। दोनों कैबिन से बाहर निकल गई। कुछ देर जाने के बाद पीयू ने अचानक पीछे मुड़कर महाराज की कैबिन की तरफ देखा। कैबिन अब काफी पीछे छूट चुका था, लेकिन उसके मन में उस लड़की का चेहरा और महाराज के साथ उसका बेबाक अंदाज घूम रहा था। आखिरकार पीहू खुद को रोक नहीं पाई और मीरा से पूछ बैठी, मीरा वो कौन थी? मीरा ने चलते चलते उसकी ओर देखा। पीहू ने अपनी बात आगे बढ़ाते पूछा, क्या तुम उसे जानती हो? मेरा मतलब महाराज सर उन्हें पहले से जानते हैं ना? ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पीहू की आवाज में अनजाने में ही बेचैनी उतर आई थी। मीरा ने उसकी तरफ गौर से देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने जैसे पीहू के इस सवाल के पीछे छिपी असली वजह समझ आ गई हो। महाराज को सब लोग माही भाई कहकर बुलाते हैं, है ना? पीहू के इस सवाल ने मीरा के कदमों की रफ्तार अचानक धीमी कर दी थी। मीरा ने उसकी तरफ देखा और आवाज थोड़ी धीमी करते बोली, पीहू, वो अवंतिका दी है, माही भाई की स्कूल क्लासमेट और बहुत अच्छी दोस्त भी रही है। ये सुनते ही पीहू ने बस हल्का सा ओह हो कहा। फिर मीरा ने उसकी तरफ गौर से देखा। वो कुछ पल तक पीहू के चेहरे को पढ़ती रही और अचानक उसकी आंखों में शरारत की चमक आ गई। होठों पर मुस्कान दबाते हुए बोली, पीहू तुझे पता है वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड थे, बहुत ज्यादा। पीहू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरें मीरा के चेहरे पर टिक गई थी। मीरा ने बात आगे बढ़ाई, और तुझे पता है
कॉलेज में उन दोनों की जोड़ी की मिसाल दी जाती थी। माही भाई वैसे किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन अवंतिका दी के साथ थोड़ा खुलकर बात करते थे। मीरा अचानक रुकी, फिर पीहू के और करीब झुककर फुसफुसाई, और तुझे एक और बात पता है, एक बार कॉलेज फंक्शन में माही भाई और अवंतिका दी को सबके सामने बेस्ट कपल के तौर पर प्रेजेंट किया गया था। बेस्ट कपल, ये सबने पीहू के कानों में जैसे गर्म पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। उसके कदम वहीं रुक गए। उसके भीतर अचानक शादी की पहली रात की सारी करवाहट फिर से जाग उठी। उसे याद आया कि महाराज ने किस तरह हक जताते हुए उसे अपना कहा था। पीहू ने थरथराते होठों से पूछा, बेस्ट कपल मतलब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? मीरा ने पीहू का चेहरा देखा तो उसे अपनी शरारत पर थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन फिर भी उसने बात संभालते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन मैं तुझे ये सब क्यों बता रही हूँ, छोड़ना, अच्छा नहीं लग रहा। फिर उसने पीहू के चेहरे को देखते हुए कहा, वैसे तेरा चेहरा इतना क्यों उतर गया? पीहू ने तुरंत अपनी आवाज में जबरदस्ती मजबूती भरते हुए कहा, मेरा चेहरा क्यों उतरेगा भला? लेकिन उसके दिल के भीतर तब तक एक अजीब सी हलचल मच चुकी थी। वो तो उनके कॉलेज के दिन थे, उनकी दोस्त थी, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? मीरा ने उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखा और दबी हुई हंसी के साथ बोली, अच्छा मुझे लगा तुझे जलन हो रही होगी। जलन? और मुझे? पीहू ने बनावटी हंसी हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हल्की सी कांप गई। पागल हो गई है क्या मीरा? जलन तब होती है जब कोई रिश्ता हो। वो कुछ पल रुकी और फिर खुद को समझाते बोली, मेरा और उनका रिश्ता तो बस एक मजबूरी की जंजीर है। मीरा ने तुरंत कहा, हाँ हाँ मजबूरी, जबरदस्ती और जंजीर। फिर उसने गहरी सांस छोड़ी और इस बार पूरी गंभीरता से कहा, फिलहाल इन सब बातों को साइड में रख, तुझे माई भाई के साथ कुलदेवी के मंदिर जाना है, याद है ना? बुआ दादी ने क्या कहा था? पीहू ने एक लंबी सांस ली और धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ याद है। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाते बोली, तो फिर चल, हमारी एक क्लास और बची है, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। पीहू बेमन से मीरा के साथ चल तो थी, लेकिन उसका दिमाग अब भी उसी सवाल में उलझा हुआ था, वो माहिराज के साथ अकेली कैसे रहेगी? और अगर रास्ते में उन्होंने फिर से अपनी अजीब बातें शुरू कर दी तो वो क्या करेगी? पीहू क्लास में जाकर बैठ तो गई, लेकिन उसका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर बिल्कुल नहीं था। प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे थे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ आने वाले सफर की बेचैनी घूम रही थी। मैं उनके साथ अकेली कैसे रहूंगी, यही सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह लगातार बज रहा था। आखिरकार लेक्चर खत्म हुआ और पीहू मीरा के साथ धीरे धीरे कॉलेज के मुख्य गेट की ओर बढ़ने लगी। गेट के पास पहुंचकर मीरा अचानक रुक गई और पीहू की तरफ देखते बोली, पीहू तू इतनी डरी हुई क्यों है? पीहू ने कोई जवाब नहीं दिया। मीरा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, माही भाई बस तुझे पूजा के लिए ले जाने आ रहे हैं, कोई यमराज थोड़ी है। फिर उसने खुद ही बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब, हाँ उन्होंने जो किया वो सही था या नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि सब सही था, लेकिन मेरा भाई इतना भी बुरा नहीं है यार। मीरा की ये बात पीहू को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर गई। इतना बुरा नहीं है? पीहू ने मन ही मन मीरा के शब्द दोहराए। क्या सच में महाराज उतने बुरे थे जितना वो उन्हें समझती थी, या फिर उनके व्यक्तित्व का कोई ऐसा पहलू भी था जिसने उसे अभी तक देखा ही नहीं था? तभी कॉलेज के बाहर सड़क पर एक काली कार आकर रुकी। पीहू की नजर अन्यास उस कार पर चली गई। अगले ही पल उसकी धड़कन फिर तेज हो गई। मीरा की कही बात अचानक पीहू के मन में फिर से गूंज उठी। वो चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक के बाद एक पुरानी बातें घूम रही थी। माहिराज का उसे जबरदस्ती अपने घर ले जाना, पूरे 2 साल तक हर बात पर हुक्म चलाना और फिर उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर करना। इन यादों ने पीहू के भीतर फिर वही डर पैदा कर दिया था। तभी पीहू ने मीरा का हाथ धीरे से दबाया और हल्की सी मुस्कान लाकर बोली, देख पीहू, माहिराज भाई का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन उनकी मंशा हमेशा गलत नहीं होती। तू बस शांत रहना और ज्यादा मत सोचना। मीरा की बात सुनकर पीहू ने एक गहरी सांस ली और उसके साथ कॉलेज से बाहर निकल आई। बाहर आते ही मीरा ने थोड़ी आगे खड़ी कार की ओर इशारा करते हुए कहा, चल वो देख, थोड़ी आगे भाई की कार खड़ी है, मैं तो ड्राइवर अंकल के साथ घर चली जाऊंगी, तू भाई के साथ चली जा। पीहू ने कार की तरफ देखा, फिर उम्मीद भरी नजरों से मीरा की ओर देखने लगी। उसकी उंगलियां घबराहट में आपस में उलझ रही थी। उसने दी हाथी मासूमियत और उम्मीद भरी आवाज में कहा, मीरा तुम भी चलो ना हमारे साथ। उसकी आवाज में ऐसी घबराहट थी जैसे कोई मासूम बच्चा किसी अनजाने खतरे के सामने अकेला छोड़े जाने से डर रहा हो। मीरा ने पीहू का चेहरा देखा तो एक पल के लिए उसके मन में दया उमड़ी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने सर झटकते हुए कहा, पीहू तू भी ना, मैं वहां जाकर कबाब में हड्डी क्यों भरूं? फिर उसके हाथ पर हल्की सी चपत देते बोली, ये कुल देवी की पूजा है और बुआ दादी ने साफ कहा था कि सिर्फ तुम दोनों को ही वहां रहना है। इतना कहकर मीरा थोड़ा पीहू के करीब आई और उसके कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाई, और वैसे भी मेरे पीरियड्स चले हैं और इसीलिए मैं नहीं आ सकती। ये कहते उसने भोला और थोड़ा उदास चेहरा बना लिया। मीरा की बात सुनते ही पीहू का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में जो थोड़ी सी उम्मीद थी वो भी पल भर में बुझ गई। मीरा ने जिस मासूमियत और मजबूरी से अपनी बात कही थी, उसके बाद पीहू के पास उसे रोकने के लिए कोई बहाना नहीं था।
उसने धीमी आवाज में कहा, ओहो ठीक है। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। मीरा ने उसके गालों को प्यार से हल्का सा थपथपाया और मुस्कुराते बोली, हिम्मत रख, सब ठीक होगा, बस अपनी उंगलियां मरोड़ना बंद कर और गाड़ी की तरफ जा। इतना कहकर मीरा दूसरी गाड़ी में बैठ गई। उधर पीहू ने मन ही मन कुलदेवी से माँ से प्रार्थना शुरू कर दी। उसने आंखें बंद करके घबराई हुई आवाज में कहा, कुलदेवी माँ, आपकी पूजा के लिए ही तो मैं जा रही हूँ, प्लीज कुछ ऐसा कर देना कि वो आज कुछ बोल ही ना पाए। मैं उनकी अजीब अजीब बातें नहीं सुन सकती। आप एक काम करना, कुछ देर के लिए उनकी आवाज़ें छीन लेना। फिर वो खुद ही अपनी बात पर घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, उनकी आवाज़ मत छीनना, बस बस उनके होंठ चिपका देना ताकि वो कुछ बोल ही ना सके। अपनी ही अजीब प्रार्थना पर पीहू ने लंबी सांस ली और किसी तरह अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश की। तभी मीरा की गाड़ी धीरे धीरे दूर चली गई और उसके जाते ही पीहू को अचानक एहसास हुआ कि अब उसके और उस खामोश तूफान के बीच कोई ढाल नहीं बची थी। उसने एक बार फिर मन ही मन कुलदेवी माँ से की गई अपनी अजीब सी प्रार्थना दोहराई और भारी कदमों से महाराज की गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। गाड़ी के पास पहुंचते उसने देखा कि महाराज ड्राइवर सीट पर बैठे हुए थे। उनकी केहनी खिड़की पर टिकी हुई थी और उंगलियां उनके माथे को सहला रही थी, जैसे वो भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए। पीहू कुछ पल वहीं खड़ी रही और उन्हें देखती रही। फिर जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लॉक अपने आप खुल गया। पीहू का दिल एक पल के लिए फिर तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला, अंदर बैठी और बहुत सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। गाड़ी के अंदर वही भारी खामोशी थी, वही अजीब सा तनाव जो हमेशा महाराज के आसपास महसूस होता था। पीहू ने डरते डरते एक बार उसकी तरफ देखा, लेकिन महाराज ने उसकी ओर नजर तक नहीं घुमाई। तभी पीहू की नजर उनके होठों पर गई और वो हैरान रह गई। उनके होंठ सचमुच आपस में चिपके हुए लग रहे थे। पीहू के चेहरे पर हल्की सी राहत तैर गई। उसकी प्रार्थना शायद सच में काम कर गई थी। उधर महाराज ने बिना कुछ कहे शांति से गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर आगे बढ़ा दी। पीहू ने राहत की एक लंबी सांस ली और मन ही मन सोचा, चलो कम से कम अभी तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो खिड़की से बाहर देखते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। रास्ते भर उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते रहे, लेकिन महाराज की तरफ से एक शब्द भी नहीं निकला। करीब 4:30 बजे गाड़ी शहर के शोर शराबे से काफी दूर एक शांत पहाड़ी के नीचे बने प्राचीन मंदिर के सामने जाकर रुक गई। पूरे रास्ते महाराज बिल्कुल खामोश रहे थे और पीहू के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो मन ही मन खुश थे कि कम से कम आज उसे उनकी अजीब बातें नहीं सुननी पड़ी थी। गाड़ी रुकते ही महाराज बाहर निकले और गाड़ी की दूसरी तरफ आकर पीहू के लिए दरवाजा खोल दिया। पीहू थोड़ी झिझक के साथ बाहर निकली तो महाराज ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। पीहू ने चौंक कर उनकी ओर देखा, लेकिन उनकी गंभीर नजरों से बचने के लिए तुरंत अपनी आंखें झुका ली। दोनों साथ-साथ उस छोटे से प्राचीन मंदिर के भीतर चले गए। मंदिर में कदम रखते ही अगरबत्ती की सुगंध और ताजे फूलों की महक ने उनका स्वागत किया। मंदिर का वातावरण बेहद शांत था। महाराज ने पीहू का हाथ थोड़ा और कसकर थामा और उसे गर्भगृह की ओर लेकर गए। वहां पहले से मौजूद पंडित जी ने विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। हवन की अग्नि की लपटें धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और मंत्रों की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। पीहू चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसके भीतर फिर से बेचैनी बढ़ने लगी थी। तभी अचानक पंडित जी ने मंत्रोच्चारण रोक दिया और पास रखे एक छोटे से पीतल के पात्र से सिंदूर निकाला। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यजमान, अपनी पत्नी की मांग में ये विशेष सिंदूर भरिए। ये कुल देवी के चरणों से लाया गया है। यह सुनते ही पीहू के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने घबराकर पहले पंडित जी की ओर देखा और फिर उनके हाथ में रखे सिंदूर के पात्र की ओर। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, महाराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के पंडित जी के हाथ से वो पीतल का पात्र उठा लिया। पीहू का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे लगा जैसे उसकी धड़कनों की आवाज मंदिर की खामोशी में सबको सुनाई दे रही होगी। उसने घबराकर अपनी उंगलियां फिर से आपस में मरोड़ ली और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगी। तभी मंदिर की शांति को महाराज की आवाज ने तोड़ दिया। नजरें ऊपर करो पीहू। इस बार उनकी आवाज में ना गुस्सा था और ना ही कठोरता, बल्कि एक अजीब सा शांत अधिकार था। पीहू ने धीरे धीरे अपनी पलकें उठाई। महाराज की गहरी काली आंखें सीधे उसकी आंखों में देख रही थी, जैसे उसकी हर घबराहट को पढ़ लेना चाहती हो। महाराज ने अपनी उंगलियों में थोड़ा सा सिंदूर लिया और उसे पीहू की मांग की ओर बढ़ाया। जैसे उनकी उंगलियां पीहू के माथे को छूने लगी, पीहू ने अनायास अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसकी मांग सिंदूर से भर चुकी थी। महाराज ने अपनी उंगलियां धीरे से पीछे खींच ली और पीहू ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस पल से नफरत करनी चाहिए या इस एहसास में खुद को खो देना चाहिए। तभी पंडित जी ने स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटा, अपनी मांग से ये सिंदूर कभी मत हटाना और हमेशा अपनी मांग में सिंदूर लगाए रखना। ये एक सुहागन की निशानी होती है और इससे तुम्हारा सुहाग भी सलामत रहता है। पंडित की बात सुनते ही पीहू की आंखों में फिर हैरानी उभर आई। उनके शब्द उसके कानों में बार बार गूंजने लगे।
सुहाग सलामत रहेगा। वो अभी इन्हीं शब्दों के बारे में सोच रही थी कि पंडित जी ने आगे कहा, इस एक चुटके सिंदूर में बहुत ताकत होती है, ये हमेशा तुम्हारे सुहाग की रक्षा करेगा। रक्षा करेगा, पीहू ने मन ही मन उन शब्दों को दोहराया। कुछ देर पहले तक सिंदूर के नाम से गुस्से और बेचैनी से भरा उसका मासूम मन अब पंडित की बात सुनकर धीरे धीरे शांत होने लगा था। उसके भीतर उठ रहा तूफान जैसे अचानक थम गया। उसके मन में एक नया सवाल जन्म ले चुका था, क्या सच में ये सिंदूर मेरी ढाल बनेगा? कुछ देर बाद दोनों ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया। जैसे वे मंदिर से बाहर निकलने के लिए मुड़े, सांप की ठंडी हवा ने पीहू के चेहरे को छू लिया। मंदिर की सीढ़ियां उतरते हुए माहिरा ने एक बार फिर उसका हाथ थाम लिया। हवा अब थोड़ी तेज हो चुकी थी और मौसम भी जैसे अचानक अपना मिजाज बदल रहा था। दोनों चुपचाप गाड़ी तक पहुंचे और उसमें बैठ गए। गाड़ी के अंदर बैठते ही एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। माहिराज ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन सड़क पर आगे बढ़ने से पहले उनकी नजरें कुछ पल के लिए पीहू पर टिक गई। पीहू ने उनकी नजरों को महसूस तो किया, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप अपनी मांग में लगे सिंदूर को महसूस करती रही। अभी कुछ देर पहले ही माहिराज ने पीहू की मांग में सिंदूर भरा था और वही सिंदूर अब पीहू के मन में अजीब सी हलचल पैदा कर रहा था। गाड़ी धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते से नीचे उतर रही थी। बाहर का नजारा अब धुंधला होने लगा था और आसमान में काले बादलों ने पूरी तरह डेरा डाल लिया था। कुछ ही देर में बादलों की गिड़गिड़ाहट और तेज हो गई। माहिराज ने पूरी एकाग्रता के साथ गाड़ी चला रहे थे, तभी अचानक बोनेट के अंदर से एक अजीब सी चरचराहट की आवाज आई। माहिराज ने तुरंत अपनी भवें खोल ली और जैसे ही उन्होंने गियर बदलने की कोशिश की, गाड़ी ने जोरदार झटका लिया। अगले ही पल इंजन से सफेद धुआं निकलने लगा। डैशबोर्ड की लाइटें तेजी से टिमटिमाई और फिर इंजन पूरी तरह बंद हो गया। गाड़ी पहाड़ी के एक सुनसान मोड़ पर घने पेड़ों के बीच जाकर रुक गई थी। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। ऊपर से तेज हवाएं चल रही थी और काले बादलों के बीच लगातार बिजली चमक रही थी। महाराज ने झुंझलाकर स्टीयरिंग पर हाथ मारा और गुस्से में बुदबुदाए, "थत्तरे की।" उनकी आवाज में वही पुराना गुस्सा और झुंझलाहट थी। पीहू का दिल डर के मारे तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर अपनी उंगलियां आपस में मरोड़ी और खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां अंधेरा लगातार गहराता जा रहा था। आखिरकार उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ? महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक बार फिर चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी ने सिर्फ घरघराने की आवाज की और फिर बिल्कुल शांत हो गई। महाराज ने भारी आवाज में कहा, इंजन ओवरहीट हो गया है या शायद कोई पाइप फट गया है। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़की। उसकी चमक में पीहू ने बाहर देखा तो उसे एहसास हुआ कि मंदिर अब काफी पीछे छूट चुका था और हवेली का रास्ता अभी बहुत दूर था। उसके चेहरे की घबराहट और बढ़ गई। महाराज ने अपना फोन निकाला और नेटवर्क चेक किया, लेकिन स्क्रीन पर एक भी सिग्नल नहीं था। उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, नेटवर्क भी नहीं है। पीहू ने घबराकर पूछा, अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। महाराज ने अपनी गहरी आंखों से उसकी ओर देखा और शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, तुम गाड़ी के अंदर हो, मैं चेक करता हूँ। इतना कहकर वो गाड़ी से बाहर निकल गए। उनके बाहर निकलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका गाड़ी के अंदर आया, जिसे बेहोश से हर उठे। उसने डरते डरते अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और सामने देखने की कोशिश करने लगी। उधर माहिराज ने गाड़ी का बोनेट खोला और इंजन को ध्यान से देखने लगी। तभी अचानक बोनेट के पास से कुछ चिंगारियां उठी। महाराज तुरंत पीछे हटे और झुंझलाकर बोले, धत्तेरे की। उनकी आवाज सुनकर पीहू और घबरा गई। उसने खिड़की से ही पूछा, क्या हुआ? क्या ये ठीक नहीं होगी? महाराज ने झटके से बोनट बंद किया और गहरी सांस लेते हुए गाड़ी की तरफ वापस आने लगे। तेज बारिश हो चुकी थी और उनके कपड़ों से पानी की बूंदें लगातार टपक रही थी। पीहू ने पहली बार उनके चेहरे पर ऐसी बेबसी देखी थी, जो उन्होंने पहले कभी उसके सामने जाहिर नहीं होने दी थी। महाराज ने भारी आवाज में कहा, इंजन पूरी तरह जाम हो गया है। इस तूफान में यहाँ कोई मैकेनिक मिलना लगभग नामुमकिन है। पीहू ने फिर उंगलियां मरोड़नी शुरू कर दी और खिड़की के बाहर देखने लगी। चारों तरफ अंधेरा, घने पेड़ और तूफान का शोर था। उसने माहिराज की ओर देखा, जो अभी अपने फोन में नेटवर्क तलाशने की कोशिश कर रहे थे। कुछ पल बाद पीहू ने मासूमियत और डर से भरी आवाज में पूछा, अब हम क्या करेंगे? माहिराज ने फोन नीचे किया और उसकी तरफ देखा। उनकी आवाज इस बार थोड़ी नरम थी, तुम बस आराम से अंदर बैठी रहो और सांस लो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। पीहू ने हल्का सा मुंह बना लिया, जैसे उसे उनकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई हो। माहिराज ने उसे देखा और फिर गंभीर स्वर में कहा, शायद आसपास कोई गांव हो, वहां से हमें मदद मिल सकती है, लेकिन पहले हमें वो गांव ढूंढना होगा। ये सुनते ही पीहू की आंखों में थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन अगले ही पल बाहर के डरावने मौसम को देखकर वो फिर से हर उठी। उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मौसम इतना खराब हो रहा है, आप ऐसे में अकेले कहाँ जाएंगे? महाराज ने उसकी ओर सीधा देखते हुए कहा, अकेला नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगी। पीहू की आंखें फैल गई। वो कुछ कह पाते उससे पहले महाराज ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाने वाला। चलो, अपना सामान तुम गाड़ी में ही रहने दो। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा। पीहू ने उनकी बात सुनी, लेकिन जवाब देने की बजाय अपने कॉलेज बैग में कुछ ढूंढने लगी। महाराज ने उसे हैरानी से देखा और पूछा, क्या ढूंढ रही हो? पीहू ने उनकी तरफ देखे बिना धीरे से कहा, प्लास्टिक पॉलीथीन। ये सुनते ही महाराज की भवें सिकुड़ गई। उन्होंने हैरानी से पूछा, प्लास्टिक
पॉलिथीन। पीहू ने बड़ी मासूमियत से उनकी ओर देखा और बोली, वो मौसम खराब है ना, अगर बारिश हो गई तो आपका फोन भी भीग जाएगा। इसीलिए पीहू की बात सुनकर महाराज एक पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों की कठोरता जैसे पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह ऐसी नरमी आ गई जिसकी खुद उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। इस डर और अनिश्चितता से भरे माहौल में भी पीहू को उनके फोन की चिंता थी। महाराज ने कुछ पल उसे देखा, फिर शांत स्वर में कहा, मेरा फोन वाटरप्रूफ है पीहू, अब चलो। उनकी बात सुनकर पीहू तुरंत गाड़ी से उतर गई, लेकिन अगले ही पल उसने फिर गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर झांक कर अपने बैग में कुछ ढूंढने लगी। महाराज आगे बढ़ ही रहे थे कि उनकी नजर फिर पीहू पर पड़ी। वो अभी भी गाड़ी के अंदर झुकी हुई थी। महाराज ने गहरी सांस ली, फिर गाड़ी की छत पर हाथ रखते हुए थोड़ा झुककर उसकी ओर देखा और झुंझलाहट तथा हल्की मुस्कान मिले स्वर में पूछा, अब क्या रह गया है। पीहू ने जल्दी जल्दी बैग की चैन बंद की और हाथ में एक छोटी सी प्लास्टिक पॉलिथीन लेकर बाहर निकली। उसने मासूमियत से महाराज की ओर देखा और बोली, वो मेरा फोन भीग जाएगा ना, इसीलिए। महाराज कुछ पल चुप रहे और बस उसे गहरी नजरों से देखते रहे, फिर अचानक बोले, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा फोन भी वाटर प्रूफ है। पीहू ने बड़ी गंभीरता से सरनामे हिलाया और मासूमियत से बोली, आज तक मैंने इसे पानी में डालकर टेस्ट नहीं किया। पीहू की बात सुनकर महाराज उसे कुछ पल ऐसे देखते रहे जैसे वो समझ ही नहीं पा रहे हो कि आखिर ये लड़की इतनी मासूम कैसे हो सकती है। उनके होठों पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने पीहू का हाथ मजबूती से थाम लिया और कहा, चलो अब, इससे पहले कि तूफान और बढ़ जाए। पीहू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उनका हाथ थामे उनके साथ चलने लगी। आसमान में पहले से गरज रहे बादलों की आवाज अब और तेज हो चुकी थी और देखते ही देखते बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर गिरने लगी। दोनों अभी गाड़ी से कुछ ही कदम दूर पहुंचे थे कि अचानक आसमान में बिजली जोरदार कड़क उठी। बिजली की तेज आवाज से पीहू बुरी तरह डर गई और अनजाने में माहिराज से पूरी तरह से चिपक गई। अगले ही पल बारिश अचानक मूसलाधार होने लगी। माहिराज के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई थी। उन्होंने बारिश को बढ़ती रफ्तार को देखा और तुरंत अपनी योजना बदल दी। उन्हें अपने भीगते कपड़ों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन पीहू का कांपता हुआ शरीर उनकी चिंता बढ़ा रही थी। लेकिन पीहू का कांपता हुआ शरीर उनकी चिंता बढ़ा रहा था। उन्होंने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया और गंभीर आवाज में कहा, पीहू, बारिश बहुत तेज हो रही है, हमें वापस गाड़ी में चलना चाहिए। दोनों तेज कदमों से वापस गाड़ी की ओर बढ़े। माहिराज ने फुर्ती से गाड़ी का दरवाजा खोला और पीहू को पहले सुरक्षित अंदर बिठाया, फिर खुद भी अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही बाहर की तेज हवा और बारिश का शोर कुछ हद तक दब गया। गाड़ी के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। बाहर मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं अपना कहर बरपा रही थी, जबकि अंदर एक अजीब सी भारी खामोशी पसरी हुई थी। माहिराज पीछे वाली सीट से आगे की ओर झुके, गाड़ी की लाइट जलाई और फिर हीटर भी ऑन कर दिया। गर्म हवा धीरे धीरे गाड़ी के अंदर फैलने लगी। पीहू ने उनकी तरफ देखा, फिर अपने कॉलेज बैग की ओर हाथ बढ़ाया और उसमें से अपना स्टोल निकालने लगी। उसके चेहरे पर अब भी हल्का डर था, लेकिन माहिराज की मौजूदगी के कारण उसे कुछ राहत भी महसूस हो रही थी। माहिराज ने हीटर ऑन किया और अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र पीहू पर पड़ी। वो खुद भी थोड़ा भीग चुके थे और पीहू भी बारिश में भीग गई थी। हालांकि दोनों ज्यादा नहीं भीगे थे। पीहू ने अपने हाथ में पकड़ा स्कार्फ धीरे से माहिराज की ओर बढ़ा दिया। माहिराज ने उसकी तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रहे हो कि वो इस स्कार्फ का क्या करे। अपनी ओर इन्हें इस तरह देखते पाकर पीहू थोड़ी नर्वस हो गई। उसने तुरंत नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोली, वो आप भीग गए हैं ना, पोंछ लीजिए। माहिराज ने पहले उसके हाथ में पकड़े स्कार्फ को देखा और फिर उसकी झुकी हुई पलकों को। बिना कुछ कहे उन्होंने उसके हाथ से स्कार्फ ले लिया। पीहू को लगा कि अब वो खुद को पोंछेंगे, लेकिन अगले ही पल महाराज उसकी ओर मुड़ गए। पीहू का छोटा सा शरीर हल्का भीगने की वजह से कांप रहा था और वो लगातार अपनी नजरें नीचे की ओर बैठी थी। अचानक महाराज की नजदीकी महसूस होते ही वो एकदम ठिठक गई। गाड़ी के हीटर की हल्की घरघराहट और बाहर लगातार बरसती बारिश की आवाज के बीच माहिराज ने बिना कुछ कहे बेहद कोमलता से वो स्कार्फ पीहू के सिर पर रख दिया। उन्होंने धीरे-धीरे उसके भीगे बालों को पोंछना शुरू कर दिया। पीहू ने झटके से अपनी पलकें उठाई और हैरानी से महाराज की आंखों में देखने लगी। उन आंखों में इस वक्त उनका जाना-पहचाना गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी और खामोश फिक्र थी। पीहू ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन महाराज ने उसे आगे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, चुपचाप बैठी रहो। उनकी आवाज भले ही भारी थी, लेकिन उनके हाथों का स्पर्श बेहद नरम था। कुछ पल बाद महाराज ने स्कार्फ वापस खींच लिया, फिर उन्होंने पीछे की सीट से अपना भारी कोट उठाया और बिना कुछ पूछे पीहू के कंधों पर डाल दिया। इसे पहने रखो। उनके छोटे से आदेश के बाद कार के अंदर फिर से सन्नाटा पसर गया। बाहर बारिश लगातार तेज हो रही थी और हवाएं गाड़ी को झकझोर रही थी। वहीं पीहू का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब से माहौल में खुद को कैसे शांत रखे। उसने कुछ देर बाद अपना कॉलेज बैग उठाया और उसके अंदर झांकने लगी, जैसे किसी चीज की तलाश कर रही हो। कुछ पल बाद उसने बैग से एक चॉकलेट निकाली और खिड़की के बिल्कुल पास जाकर बैठ गई। फिर बिना कुछ कहे धीरे-धीरे चॉकलेट खाने लगी। दूसरी तरफ महाराज अपना फ़ोन बार-बार चेक कर रहे थे।
वो लगातार नेटवर्क तलाश कर रहे थे ताकि किसी तरह मदद के लिए फ़ोन कर सके, क्योंकि मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उनकी नज़र अचानक पीहू पर चली गई। चॉकलेट खाते-खाते उसके होठों के पास थोड़ा-सा चॉकलेट लग गया था। माहिराज की नज़र कुछ पल वहीं ठहर गई। अनजाने में उन्होंने अपने होठों पर जीभ फेरी, लेकिन अगले ही पल जैसे खुद को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत नज़रें फेर ली। उन्होंने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाते हुए फिर खिड़की की ओर देखने लगे। बाहर बारिश की बूंदें कांच से टकराकर नीचे फिसल रही थी। गाड़ी के अंदर का सन्नाटा अब पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका था। पीहू ने भी एक बार उनकी तरफ नहीं देखा था। बाहर पूरी तरह अंधेरा छा चुका था। बारिश अभी भी लगातार हो रही थी और चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और सुनसान रास्ता था। हैरानी की बात यह थी कि अब तक वहां से एक भी गाड़ी नहीं गुजरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस सुनसान रास्ते पर वे दोनों पूरी दुनिया से कट चुके हो। तभी अचानक आसमान में बादल इतनी जोर से गरजे कि पूरी पहाड़ी जैसी कांप उठी। वो गरजना इतनी भयावह थी मानो आसमान ही फटकर नीचे गिरने वाला हो। अचानक हुए उस जोरदार धमाके से पीहू की रूह तक कांप गई थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे डर के मारे अपनी सीट से लगभग उछलते हुए माहिराज की बाहों में खुद को समेट लिया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और डर से माहिराज को थाम लिया। माहिराज कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गए। उन्हें शायद उम्मीद ही नहीं थी कि पीहू इस तरह अचानक उनकी बाहों में आ जाएगी। बाहर तूफान गरज रहा था, लेकिन उस पल दोनों के बीच पसरी खामोशी में सिर्फ पीहू की तेज धड़कनों की आवाज महसूस हो रही थी। पीहू डर के मारे माहिराज की शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी, जैसे इस वक्त वही उसके लिए आखिरी सहारा हो। माहिराज अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीहू का अचानक उनके इतने करीब आ जाना उन्हें भीतर तक विचलित कर चुका था। उनका दिल, जो कुछ देर से शांत था, अब पीहू की तेज धड़कनों के साथ तेज होने लगा था। उन्होंने महसूस किया कि पीहू का छोटा सा शरीर उनके सीने से लगा हुआ बुरी तरह कांप रहा था। माहिराज ने थोड़ा झुककर उसके चेहरे की ओर देखा। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान था। अचानक उन्होंने पीहू को खुद से थोड़ा दूर किया और भारी दबी आवाज में कहा, अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इतना कहते ही वो कुछ पल के लिए खुद पर काबू खो बैठे और पीहू के बेहद करीब चले गए। माहिराज की इस अचानक हरकत से पीहू पूरी तरह घबरा गई। उसकी आंखें डर से फैल गई और वो कुछ समझ नहीं पाई कि अचानक क्या हो रहा है। गाड़ी के अंदर हीटर की गर्म हवा चल रही थी, जबकि बाहर मूसलाधार बारिश और तूफान का शोर लगातार बढ़ रहा था। पीहू ने खुद को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण उसका शरीर जैसे बिल्कुल जड़ हो गया था। कुछ ही पल में उसे घुटन महसूस होने लगी। उसने घबराकर अपने हाथ महाराज के कंधों पर रखे और उन्हें पीछे हटाने की का इशारा किया। पीहू की हालत समझते ही महाराज अचानक रुक गए और तुरंत उससे दूर हट गए। उनकी सांसें भी तेज चल रही थी। सामने पीहू का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था और वो बुरी तरह सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसी पल महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके चेहरे से सारा गुस्सा और आवेश गायब हो गया और उसकी जगह गहरा पछतावा उतर आया। उन्होंने तुरंत पीहू को सहारा दिया और उसे सुरक्षित महसूस कराने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गए। पीयूष, शांत हो जाओ, लंबी सांस लो, उन्होंने बेहद धीमी और घबराई हुई आवाज में कहा। इस बार उनकी आवाज में कोई हुक्म नहीं था, सिर्फ चिंता थी। पीहू की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो सिसकने लगी। महाराज ने उसे छूने की कोशिश नहीं की, बस सामने बैठ कर उसे सामान्य होने का समय दिया। बाहर बारिश का तांडव जारी था, लेकिन गाड़ी के अंदर अब दोनों के बीच एक भारी खामोशी थी। कुछ देर बाद पीहू की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। महाराज उसे देखते रहे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में सिर्फ पछतावा था। उन्हें समझ आ चुका था कि डर के उस पल में पीहू को सहारे की जरूरत थी, किसी दबाव की नहीं। पीहू ने अपने आंसू पोंछे और खिड़की की ओर देखने लगी। दोनों के बीच फिर खामोशी छा गई। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि जो स्टोरी सीरीज चल रहा है वो आपको पसंद जरूर आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।